नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की हुई घोषणा। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिलेगा खेल रत्न। खेल रत्न से क्रिकेट खिलाड़ी गायब। वी रामा सुब्रमण्यम बने एनएचआरसी के अध्यक्ष। सांविधिक संस्था है एनएचआरसी, देश में मानवाधिकारों के लिए जिम्मेदार है ये आयोग। और भारत में कॉफी निर्यात बढ़ा, $1 बिलियन का आंकड़ा किया पार। ब्राजील है नंबर 1 कॉफी उत्पादक देश। नए साल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं। साल 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा हो गई है। 2024 के लिए ये पुरस्कार शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिए जाने की घोषणा की गई। खेल मंत्रालय के मुताबिक 17 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्वारा विजेताओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अब एक बार इन विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। मनु भाकर ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ये पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक भी था। इसके साथ ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही थी। इस तरह स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट भी हैं। वहीं इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को लगातार 2 ब्रॉन्ज पदक दिलाए। डी गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। चौथा पुरस्कार पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार को मिलेगा, जिन्हें पेरिस पैरा ओलंपिक में T64 चैंपियन का खिताब मिला था। T64 एक क्लासिफिकेशन है जो उन एथलीट्स के लिए है जिनके घुटने के नीचे एक या दोनों पैर नहीं हैं और दौड़ने के लिए उन्हें कृत्रिम पैर पर निर्भर रहना पड़ता है। खेल रत्न सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। ये अवार्ड खेलों में 4 साल और उससे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। पिस्टल शूटर अभिनव बिंद्रा इस अवार्ड को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। साल 2021 तक खेल रत्न पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता था। अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। खेल रत्न पुरस्कारों के अलावा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के विजेताओं की भी घोषणा की गई। 1961 में गठित अर्जुन अवार्ड 4 सालों तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से शुरू हुआ। यह स्पोर्ट्स कोचेज यानी खेल गुरुओं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बीते 1 साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी या संस्था को दी जाती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार निजी और सार्वजनिक संस्थाओं को बीते 3 साल में खेलों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। देखिए, साल 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए 34 व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई है, जो कि याद रखना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए जिन कैटेगरीज के नाम याद रखे जा सकते हैं वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 कैटेगरीज में घोषित किए गए हैं। रेगुलर कैटेगरी में पैरा शूटिंग के कोच सुभाषा राणा, शूटिंग के कोच दीपाली देशपांडे और हॉकी के लिए संदीप सांगवन के नाम की घोषणा हुई है। वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एंजेलो कोलाके के नामों की घोषणा की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कैटेगरी में फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम की घोषणा की गई है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए ओवरऑल विनर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को घोषित किया गया है। एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लग गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया है। उनके अलावा विद्युत रंजन सारंगी को आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। देखिए, कानून के हिसाब से एनएचआरसी में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद या डीम्ड मेंबर होते हैं। लेकिन वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष के पद पर वी रामा सुब्रमण्यम, पूर्णकालिक सदस्यों में विजया भारती सयानी, प्रियंक कानूनगो और विद्युत रंजन सारंगी मौजूद हैं। वहीं पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया के राहतकर, राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन हंसराज गंगाराम अहीर और राजेश अग्रवाल, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज शामिल हैं। वहीं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन विशेष अतिथि सदस्य के तौर पर शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इसे मानवाधिकार अधिनियम 1993 के जरिए गठित किया गया था। इस अधिनियम को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006 के जरिए अमेंडमेंट भी इसमें किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है और यह देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21D के मुताबिक मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार हैं, जिनकी गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई है या जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संधियों में शामिल किया गया है। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन भारत में जाति का समीकरण यहां भी लागू हो जाता है। दरअसल अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जेल के कैदियों के साथ जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के मामले पर एक आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जेल में कैदियों के साथ SC, ST और डीनोटिफाइड ट्राइब होने के चलते जो भेदभाव किया जा रहा है वो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा था कि एवरीवन इज बॉर्न इक्वल और किसी को भी जाति से जुड़े स्टिग्मा का दंश जीवन भर झेलने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने केंद्र को मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 में 3 महीनों के भीतर जरूरी बदलाव करने के लिए कहा था। उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 में संशोधन किया है। गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव और वर्गीकरण को रोकने के लिए ये संशोधन किए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को सूचित किया गया है। नए संशोधनों के मुताबिक जेल प्राधिकारियों को यह सख्ती से सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव या वर्गीकरण न हो। पत्र में साफ किया गया है कि जेल के अंदर सीवर या सेप्टिक टैंक की हाथ से सफाई की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 के विविध वाले हिस्से में भी संशोधन किया गया। साथ ही इसमें धारा 55A एक नई हेडिंग के साथ प्रोहिबिशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ा गया है। देखिए, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 विधिक तौर पर जेलों और ऐसे ही संस्थानों पर भी लागू होता है। आपको बता दें कि जेल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारतीय जेलें कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने समय समय पर कई समितियों का गठन किया है। इनमें जस्टिस मुल्ला कमेटी, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर कमेटी और जस्टिस अमिताभ रॉय पैनल प्रमुख है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पहली बार कॉफी के निर्यात में $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। ये आंकड़े वर्तमान वित्त वर्ष में नवंबर तक के हैं। परंपरागत तौर पर भारत को चाय के निर्यातक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वैश्विक कॉफी निर्यात में ये आंकड़ा छूना दिखाता है कि भारत के कदम अब कॉफी एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं।
वियतनाम और ब्राजील जैसे प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों में सप्लाई संबंधी समस्याओं के कारण वैश्विक स्तर पर रोबस्टा कॉफी की कीमतें कई दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 तक भारत के कॉफी निर्यात के डेस्टिनेशन में सबसे पहला नंबर यूरोपियन यूनियन का था, लेकिन यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन यूनियंस डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन यानी EUDR लागू होने वाला है। इसीलिए वहां के ट्रेडर्स कॉफी जैसे उत्पादों का आयात करके स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत जैसे देशों से कॉफी का आयात करना मुश्किल होगा। EUDR का मकसद यूरोपियन यूनियन में ऐसे उत्पादों को बेचे जाने से रोकना है जो वनों की कटाई करके तैयार की गई भूमि से हासिल किए गए हों। भारत में वनों की कटाई दर अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है, इसलिए भारत के कॉफी, वुडन फर्नीचर, लेदर और पेपर बोर्ड जैसे उत्पादों पर असर दिखाई देगा। भारत की बात करें तो भारत में परंपरागत तौर पर कॉफी का उत्पादन पश्चिमी घाट के राज्यों जैसे कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। हालांकि कुछ वक्त से गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में इसके उत्पादन में तेजी देखने को मिली है। भारत में कॉफी एक निर्यात आधारित उत्पाद है। भारत में उत्पादित होने वाली कॉफी का 65 से 70% तक निर्यात कर दिया जाता है। अरेबिका और रोबस्टा दो तरह की कॉफी भारत में उत्पादित की जाती हैं। कर्नाटक की बाबा बुदानगिरी हिल्स कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताते हैं कि 1600 के आसपास संत बाबा बुदान ने ही कॉफी के 7 बीजों के जरिए भारत में कॉफी प्लांटेशन की शुरुआत की थी। भारत में कॉमर्शियली कॉफी का उत्पादन 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश आगमन के बाद हुआ। कॉफी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया भी काम करता है। ये एक सांविधिक संस्था है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कॉफी से जुड़े कुछ और तथ्यों को याद रखिए, जैसे दुनिया भर में कॉफी के उत्पादन में ब्राजील पहले नंबर पर है। वैश्विक कॉफी उत्पादन में ब्राजील की हिस्सेदारी करीब 40% है। कॉफी उत्पादन के मामले में वियतनाम दूसरे नंबर पर है। भारत कॉफी उत्पादन करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में से एक है। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर है। कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागू और हसन जिले कॉफी उत्पादन के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी मौद्रिक इकाई की वैध स्वीकृति को खत्म कर दिया जाता है। इसमें आधिकारिक मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है। जो करेंसी चलन में होती है उसके स्थान पर नई करेंसी शुरू की जाती है। सरकारें इसका प्रयोग जाली मुद्रा, आतंकवाद की फंडिंग और टैक्स फ्रॉड इत्यादि को रोकने के मकसद से करती हैं। RBI एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को बैंक नोट की किसी भी सीरीज को डीमोनेटाइज करने की शक्ति देती है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी तक भारत में कितनी बार डीमोनेटाइजेशन किया जा चुका है? आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर KS मणिलाल का 1 जनवरी 2025 को केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। डॉक्टर मणिलाल ने 35 साल तक हॉर्टस मालाबारिकस नाम के 17वीं सदी के एक वनस्पति ग्रंथ पर काम किया, जो केरल के औषधीय पौधों का दस्तावेज है। उन्होंने इस ग्रंथ के अंग्रेजी और मलयालम संस्करण को भी प्रकाशित किया और इसे नया जीवन दिया। अपने करियर में उन्होंने 200 से अधिक शोध पत्र लिखे और 19 नई पौधों की प्रजातियों की खोज की। उनके योगदान के लिए 2020 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। पहले लोकपाल दिवस को मनाए जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल भारत में हर साल 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि 16 जनवरी 2014 को लोकपाल अधिसूचना जारी की गई थी। इस मौके पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना होंगे। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी और अन्य लोग भी शामिल होंगे। लोकपाल की संरचना की बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष और 8 सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। वर्तमान लोकपाल में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 साल की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए तक होता है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति AM खानविलकर द्वारा की जा रही है, जबकि सबसे पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष रहे हैं। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को 3 प्रमुख युद्धपोतों को शामिल करने जा रही है। इसमें INS नीलगिरी, सूरत और वागशीर के नाम शामिल हैं, जो क्रमशः प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट, प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर और स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी से संबंधित हैं। ये सभी मझगांव डॉक, मुंबई में बनाए गए हैं। नीलगिरी और सूरत आधुनिक तकनीक से लैस हैं और कई प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने में सक्षम हैं। वहीं वागशीर पनडुब्बी दुनिया की सबसे साइलेंट और वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है, जो अलग अलग तरह के मिशनों को अंजाम दे सकती है। इन जहाज़ों का कमीशन भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण में प्रगति को दर्शाता है।
आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने मैग्नीशियम निर्माण के लिए एक नई प्रक्रिया विकसित की है। इस प्रक्रिया या विधि का नाम स्ट्रेन इंटीग्रेटेड गैस इन्फ्यूजन है। यह प्रक्रिया मैग्नीशियम कास्टिंग की मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी और कोरोजन रेजिस्टेंस यानी संक्षारण प्रतिरोध को बेहतर बनाती है, साथ ही निर्माण समय और लागत को कम करती है। इस प्रक्रिया ने मैग्नीशियम मिश्र धातु की ताकत में 2 गुना, फ्लेक्सिबिलिटी में 3 गुना और मैग्नीशियम के नष्ट न होने में सुधार किया है। आईआईटी मद्रास की खोज के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैग्नीशियम पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। शोधकर्ता अब अन्य हल्के पदार्थों और कंपोजिट्स में लागू करने पर काम कर रहे हैं। भारत ने वनुआतु को राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए $5 लाख की सहायता दी है। पिछले महीने वनुआतु के तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। इससे भारी तबाही मची और जनहानि हुई। वनुआतु FIPIC यानी फोरम ऑफ इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तहत भारत का करीबी मित्र और भागीदार देश है। FIPIC एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसे 2014 में भारत और 14 प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच सहयोग के लिए विकसित किया गया था। वनुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में है। यह एक संप्रभु द्वीप राष्ट्र और एक मेलानेशियाई द्वीप समूह है जिसमें करीब 83 बड़े और छोटे द्वीप शामिल हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, भारत में लोकपाल दिवस मनाया जाएगा 16 जनवरी, 9 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, जस्टिस अमिताभ राय पैनल का संबंध है जेल सुधार, शिक्षा, वित्त या फिर चुनाव सुधार से। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन के मामले में भारत नंबर 1 पर है। कोविड महामारी के बाद से भारत के रेमिटेंस में लगातार कमी दर्ज की गई है। सही कथनों को चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। कोविड महामारी के बाद से भारत के रेमिटेंस में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न था, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर मेघालय। सही जवाब है असम यानी विकल्प ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।